आज हम एक बहुत दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हर इंसान तय करता है, लेकिन जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हम एक बच्चे के जहन के अंदर झांकने वाले हैं, ये देखने के लिए कि जन्म के समय जो दुनिया उसे बस कुछ आवाज़ों का शोर लगती है, वो दुनिया 15-16 साल की उम्र तक आते आते प्रेम, न्याय और भविष्य की योजनाओं का मैदान कैसे बन जाती है। और इस पूरे सफर का जो नक्शा है वो हमें दिया है जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के रूप में। हाँ। और हमारे पास जो सामग्री है वो इसी नक्शे को समझने के लिए एक बेहतरीन गाइड है, खासतौर पर उनके लिए जो यूपी टेट और सुपर टेट 2026 जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद सिर्फ इस सिद्धांत को रटना नहीं है, बल्कि उस सोच को समझना है जो एक बच्चे को, जैसा कि कहा जाता है, नन्हा वैज्ञानिक बनाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू यहीं से करते हैं कि जीन पियाजे थे कौन। स्रोतों में उन्हें नन्हे वैज्ञानिक का जनक कहा गया है। ये टाइटल ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, ये उनके पूरे काम का सार है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे और वो उस दौर में काम कर रहे थे जब ज्यादातर लोग व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म को मानते थे। अच्छा, व्यवहारवाद तो यही कहता था ना कि बच्चा एक खाली स्लेट जैसा है। हाँ, या एक खाली बर्तन जिसमें हम बड़े लोग ज्ञान भरते हैं। सुनने में तो काफी सीधा और सरल लगता है। बिल्कुल, और यही उस समय की मुख्य धारा थी। लेकिन पियाजे एक बिल्कुल नई सोच लेकर आए, जिसे कहते हैं रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म। उन्होंने इस विचार को पूरी तरह से पलट दिया। कैसे? उन्होंने कहा, नहीं, बच्चा खाली बर्तन नहीं है, बच्चा एक सक्रिय निर्माता है, एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने छोटे छोटे प्रयोगों से, अपने अनुभवों से अपनी दुनिया की समझ खुद बनाता है। मतलब वो ज्ञान को सिर्फ लेता नहीं है बल्कि उससे बनाता है, उसका निर्माण करता है। और ये उस समय के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। अच्छा, तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब सिर्फ ज्यादा चीजें जानना नहीं हुआ। नहीं, इसका मतलब हुआ सोचने के तरीके का ही बदल जाना। एकदम सही। ये सिर्फ ज्ञान की मात्रा मतलब क्वांटिटी का बढ़ना नहीं है, बल्कि सोच के प्रकार यानी क्वालिटी में एक मौलिक बदलाव आना है। और पियाजे की सबसे दिलचस्प खोज ये थी कि ये विकास एक सीधी रेखा में नहीं होता, जैसे कोई पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है वैसे नहीं। तो फिर कैसे होता है? ये सीढ़ियों की तरह अलग अलग चरणों में मतलब स्टेजेस में होता है। एक 5 साल के बच्चे का दुनिया को देखने का तरीका एक 15 साल के किशोर से पूरी तरह अलग होता है। और सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे जानकारी कम है। बिल्कुल, बल्कि इसलिए कि उसका सोचने का पूरा ढांचा ही अलग है। तो ये नन्हा वैज्ञानिक अपना प्रयोग करता कैसे है? मतलब असल में सीखने की प्रक्रिया दिखती कैसी है? मुझे ये समझना है। स्रोतों में एक शब्द बार बार आता है, स्कीमा। हाँ, इसे ज्ञान की ईंटें भी कहा गया है। स्कीमा को समझना इस पूरी थियोरी का कह सकते हैं आधार है। स्कीमा हमारे दिमाग में मौजूद ज्ञान का एक मानसिक ढांचा है। एक मेंटल फाइल जैसा। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। आप इसे दिमाग की फाइलों का एक सिस्टम समझ सकती हैं। हर चीज के लिए हमारे दिमाग में एक फाइल बनी हुई है। जैसे एक छोटे बच्चे के दिमाग में कुत्ते की एक फाइल या एक स्कीमा होगा। और उस स्कीमा में क्या होगा? 4 पैर, एक पूंछ और भौं-भौं की आवाज। बिल्कुल, ये उसका कुत्ते का स्कीमा है जो उसने अपने अनुभव से बनाया है। अब मजा तब आता है जब इस नन्हे वैज्ञानिक का सामना किसी नई चीज से होता है। अच्छा, यहीं से सीखने की असली प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे पियाजे ने अनुकूलन यानी अडेप्टेशन कहा है। और इसके 2 रास्ते हैं। आत्मसात्करण यानी एसिमिलेशन और समायोजन यानी अकोमोडेशन। चलिए पहले आत्मसात्करण को समझते हैं। ठीक है, तो आत्मसात्करण का मतलब है नई जानकारी को अपने पुराने मौजूदा स्कीमा में ही फिट कर लेना। जैसे मान लीजिए वो बच्चा पहली बार एक बिल्ली को देखता है, वो क्या देखेगा? 4 पैर, एक पूंछ। तो वो तुरंत अपनी पुरानी कुत्ते वाली फाइल खोलेगा और कहेगा, देखो कुत्ता। अच्छा, उसने नई जानकारी को पुराने ढांचे में ही फिट कर लिया। हाँ, लेकिन एक मिनट, ये तो एक गलती हुई। बच्चे ने बिल्ली को कुत्ता कह दिया। इसमें सीखना कहाँ हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर पियाजे की थ्योरी की खूबसूरती सामने आती है। आत्मसात्करण सीखने की प्रक्रिया का सिर्फ आधा हिस्सा है। तो दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा है समायोजन, अकोमोडेशन। बच्चा बिल्ली को कुत्ता तो कह देता है, लेकिन तभी बिल्ली भौंकने की जगह म्याऊं करती है। अब बच्चे का दिमाग चकरा जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि उसकी कुत्ते वाली फाइल में जो जानकारी थी उससे तो ये मेल नहीं खा रही। और इसी मानसिक टकराव को, इस कंफ्यूजन को पियाजे असंतुलन, डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। ये वो पल है जब दिमाग कहता है, रुको,
कुछ गड़बड़ है। और इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए वो क्या करता है? इस असंतुलन को दूर करने के लिए बच्चा मजबूर हो जाता है अपने पुराने स्कीमा को बदलने या सुधारने के लिए। वो अपनी कुत्ते वाली फाइल को अपडेट करेगा कि जो भौंकते हैं वो कुत्ते हैं, और एक नई फाइल बनाएगा बिल्ली नाम से, जिसमें म्याऊ की जानकारी होगी। तो पुराने स्कीमा में ये बदलाव करना ही समायोजन है। हाँ, और असली गहरा सीखना यही होता है। वाह, तो आत्मसातकरण में हम दुनिया को अपने हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं और समायोजन में हम दुनिया के हिसाब से खुद को बदलते हैं। एकदम। और इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की जो प्रक्रिया है, उसे साम्य धारण या इक्विलिब्रेशन कहा गया है। ये वाकई सीखने का इंजन है। बिल्कुल। ये संतुलन से असंतुलन और फिर एक नए बेहतर संतुलन तक पहुंचने का एक अंतहीन चक्र है। हर बार जब बच्चा समायोजन करता है तो उसकी समझ पहले से ज्यादा सटीक हो जाती है। तो ये स्कीमा, आत्मसातकरण और समायोजन का चक्र ही वो इंजन है जो बच्चे की समझ को आगे बढ़ाता है। लेकिन ये इंजन उसे किन किन स्टेशनों से होकर ले जाता है? हाँ, पियाजे ने इसी यात्रा को 4 मुख्य अवस्थाओं में बांटा है, और इन अवस्थाओं का क्रम निश्चित है, इसे बदला नहीं जा सकता। मतलब हर बच्चा इसी रास्ते से गुजरेगा? हाँ, हर बच्चा। पहला स्टेशन है संवेदी गामक अवस्था, यानी सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से लेकर करीब 2 साल तक चलती है। जैसा नाम से ही लग रहा है, बच्चा अपनी इंद्रियों मतलब सेंसेस और शारीरिक क्रियाओं, मोटर एक्शंस से दुनिया को समझता है, चीजों को छूकर, मुंह में डालकर, देखकर। हाँ, इस उम्र में बच्चे के लिए दुनिया वही है जो उसे तुरंत दिख या महसूस हो रही है। लेकिन इस अवस्था के अंत तक वो एक ऐसी मानसिक छलांग लगाता है जो मतलब पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वो क्या है? वो है वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसका मतलब है ये समझना कि कोई चीज अगर आंखों से ओझल हो भी जाए तो भी उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता। बिल्कुल। मुझे याद है, छोटे बच्चों के साथ वो पीकाबू वाला खेल खेलते हैं ना, जिसमें चेहरा छुपाते हैं और फिर दिखाते हैं। हाँ हाँ, शुरू में बच्चे को लगता है कि चेहरा सच में गायब हो गया है। एकदम सही। लेकिन 8-9 महीने का होते होते वो समझने लगता है कि चेहरा बस छिपा है, गायब नहीं हुआ, और वो इंतजार करता है कि आप हाथ हटाएंगे। और खिलौने को चादर के नीचे छिपाने पर वो चादर हटाकर उसे ढूंढने लगता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी छलांग है, क्योंकि ये प्रतीकात्मक सोच मतलब सिंबॉलिक थॉट की शुरुआत है। बच्चा अब चीजों को अपने दिमाग में रख सकता है। तो 2 साल की उम्र तक बच्चा ये समझ जाता है कि दुनिया उसकी नजरों से परे भी मौजूद है। अब यात्रा का अगला स्टेशन कौन सा है? अगला स्टेशन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 साल तक चलती है। यहाँ बच्चा भाषा और प्रतीकों की दुनिया में प्रवेश करता है। लेकिन उसकी सोच में तर्क यानी लॉजिक की भारी कमी होती है। हाँ, उसकी सोच जादुई होती है, और इसी जादुई सोच की 2 बहुत दिलचस्प खासियतें हैं। एक है जीववाद, एनिमिज्म। जीववाद मतलब निर्जीव चीजों को भी जिंदा समझना। जैसे गुड़िया से बात करना। हाँ, लेकिन ये सिर्फ गुड़िया तक सीमित नहीं है। ये वजह है कि जब एक बच्चा टेबल से टकराकर गिरता है तो वो रोते हुए टेबल को ही डांटता है। अच्छा है, क्योंकि उसके लिए वो टेबल शरारती है, जिसने उसे जानबूझकर गिराया। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि दुनिया को समझने का उसका मौलिक तरीका है। और दूसरी खासियत है अहंग केंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म। ये सुनने में थोड़ा नकारात्मक लगता है, लेकिन इसका स्वार्थ से कोई लेना देना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चा ये समझ ही नहीं पाता कि किसी और का नजरिया उससे अलग हो सकता है। उसे लगता है कि जो वो देख रहा है या सोच रहा है, पूरी दुनिया ठीक वैसा ही अनुभव कर रही है। हाँ, मुझे याद है, मैंने एक बार अपने भांजे से फोन पे बात करते हुए पूछा, तुमने जो नई टी-शर्ट पहनी है वो कैसी है? और उसने जवाब में बस अपना सिर हिला दिया। हाँ, बिल्कुल। उसे पूरी तरह से यकीन था कि अगर वो अपनी टी-शर्ट देख सकता है तो मैं भी फोन के जरिए देख सकती हूँ। ये अहंग केंद्रिता का एकदम सटीक उदाहरण है। अब हम तीसरे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जो एक बहुत बड़ा पड़ाव है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 साल तक होती है। यहाँ बच्चे के दिमाग में तर्क का बल्ब जल जाता है, जादुई सोच खत्म और तार्किक सोच शुरू। हाँ, लेकिन इस तर्क पर एक शर्त लगी होती है। क्या शर्त? ये तर्क केवल मूर्त यानी ठोस और वास्तविक चीजों पर ही काम करता है, जिन्हें वो देख या छू सकता है। और इस अवस्था की सबसे बड़ी पहचान है संरक्षण, कॉन्जर्वेशन के सिद्धांत को समझ लेना। संरक्षण, इसका मतलब है ये समझना कि किसी चीज का आकार या रूप बदलने से उसकी मात्रा नहीं बदल जाती। बिल्कुल। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है पानी वाला प्रयोग। आप 7 साल से छोटे बच्चे के सामने 2 एक जैसे चौड़े गिलासों में बराबर पानी रखिए, वो कहेगा दोनों बराबर हैं। ठीक है। अब उसके सामने ही 1 गिलास का पानी एक लंबे और पतले गिलास में डाल दीजिए,
वो तुरंत कहेगा कि लंबे गिलास में पानी ज्यादा है। हाँ, क्योंकि उसका स्तर ऊंचा हो गया है। बिल्कुल, वो एक ही समय में ऊंचाई और चौड़ाई दोनों पर ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन 7-8 साल का बच्चा जो इस अवस्था में आ चुका है, वो हंसकर कहेगा कि पानी तो उतना ही है, बस बर्तन बदल गया है। क्योंकि अब उसका दिमाग एक से ज्यादा पहलुओं पर एक साथ सोच सकता है। एकदम, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो बच्चे को स्कूल में गणित और विज्ञान जैसे विषय समझने में मदद करता है। तो अब हमारा नन्हा वैज्ञानिक ठोस चीजों के बारे में तर्क करना सीख गया है। अब इस सफर का आखिरी स्टेशन कौन सा है? आखिरी और सबसे उन्नत स्टेशन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11-12 साल की उम्र के बाद शुरू होती है। यहाँ अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट शब्द ही सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, अब किशोर का तर्क भौतिक दुनिया की सीमाओं से आजाद हो जाता है। अब वो ऐसी चीजों के बारे में भी सोच सकता है जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, जैसे न्याय, ईमानदारी, प्रेम या स्वतंत्रता। बिल्कुल, अब वो परिकल्पनाएं बना सकता है। वो अगर मगर की दुनिया में सोच सकता है, जैसे अगर सारे नियम खत्म हो जाएं तो दुनिया कैसी होगी। एक 8 साल का बच्चा शायद इस पे कोई जवाब ना दे पाए। नहीं दे पाएगा, लेकिन एक 15 साल का किशोर इस पर घंटों बहस कर सकता है। इसी अवस्था में परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क, मतलब हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, विकसित होता है, जो वैज्ञानिक सोच का आधार है। तो ये चारों अवस्थाएं बच्चे के मानसिक विकास का एक पूरा नक्शा देती हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक शिक्षक के लिए इस पूरी थ्योरी का क्या मतलब है? हम इसे क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये सबसे व्यावहारिक सवाल है। पियाजे का सिद्धांत शिक्षकों के लिए एक गाइडबुक की तरह है। सबसे पहली बात, शिक्षक की भूमिका ज्ञान भरने वाले की नहीं, बल्कि एक सुविधादाता, एक फैसिलिटेटर की है। आपको बच्चों के उस नन्हे वैज्ञानिक को प्रयोग करने के लिए एक माहौल देना है। हाँ, एक सुरक्षित और समृद्ध माहौल। इसीलिए पियाजे ने खोज विधि यानी डिस्कवरी लर्निंग और करके सीखना, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, पर इतना जोर दिया। ये तो NCF 2005 के सिद्धांतों से भी पूरी तरह मेल खाता है। बिल्कुल। दूसरी जरूरी बात है बच्चे की तत्परता यानी रेडीनेस का सम्मान करना। आप एक 6 साल के बच्चे को जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, अमूर्त न्याय के सिद्धांत नहीं पढ़ा सकते। पाठ्यक्रम बच्चे के अवस्था के अनुरूप होना चाहिए। हाँ, ये सब तो बहुत सकारात्मक और उपयोगी लगता है, लेकिन क्या पियाजे के सिद्धांत की कोई आलोचना भी है? मतलब क्या ये हर बच्चे पर, हर समाज में इसी तरह लागू होता है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। और हाँ, इस सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण आलोचनाएं भी हैं। सबसे बड़ी आलोचना ये है कि पियाजे ने संस्कृति और सामाजिक परिवेश की भूमिका को लगभग नजरअंदाज कर दिया। उनका नन्हा वैज्ञानिक जैसे अकेले ही अपनी प्रयोगशाला में खोज कर रहा है। हाँ, जबकि वाइगॉत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है जो दूसरों के साथ बातचीत से होती है। अच्छा। दूसरी आलोचना भाषा को लेकर है। पियाजे का मानना था कि पहले विचार आता है, फिर उसे व्यक्त करने के लिए भाषा आती है। लेकिन कई विचारक मानते हैं कि भाषा खुद हमारी सोच को आकार देती है। और तीसरी आलोचना इन अवस्थाओं की कठोरता को लेकर है। मतलब ये उम्र के हिसाब से बहुत सख्ती से बांटी गई हैं। हाँ, जबकि असल में विकास में बहुत व्यक्तिगत भिन्नता होती है। कोई बच्चा किसी एक क्षेत्र में जल्दी विकसित हो सकता है तो किसी दूसरे में थोड़ा धीरे। तो आज हमने पियाजे के सिद्धांत के इस पूरे नक्शे को समझा, स्कीमा से शुरू करके अनुकूलन के इंजन यानी आत्मसातकरण और समायोजन को जाना, और फिर विकास की उन 4 मंजिलों को देखा। संवेदी कामक अवस्था और उसकी खोज, वस्तुस्थायित्व, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जादुई दुनिया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तर्क का उदय और संरक्षण की समझ, और अंत में अमूर्त सोच का आकाश। और इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझना और फिर इन पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करना परीक्षा में सफलता के लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि एक स्रोत में लिखा है, अवधारणा कॉन्सेप्ट प्लस अभ्यास प्रैक्टिस इज इक्वल टू सफलता सक्सेस। बिल्कुल। अंत में एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। स्रोतों में एक बहुत गहरी बात लिखी है, सीखना एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। पियाजे ने हमें समझने का एक शक्तिशाली ढांचा दिया है कि बच्चे कैसे सोचते हैं। लेकिन असली चुनौती ये नहीं है कि हम बच्चों पर लेबल लगा दें कि ये तो अभी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में है। सही बात है। असली चुनौती ये है कि हम इस ज्ञान का उपयोग हर बच्चे की सीखने की अनूठी यात्रा को समझने के लिए करें। ये जानने के लिए करें कि इस वक्त दुनिया उसकी नजरों से कैसी दिख रही है और हम उस दुनिया को और बेहतर तरीके से खोजने में उसकी मदद कैसे कर सकते हैं।